प्रिय स्टूडेंट, अपन लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स से, और इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में है आज कि इनकम टैक्स लगता है एक व्यक्ति के ऊपर। तो व्यक्ति कौन होते हैं इनकम टैक्स में, किसको अपन व्यक्ति कहेंगे, इस संबंध में यहाँ नियमानुसार व्यक्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। व्यक्ति में ये शामिल हैं और इन सब के ऊपर टैक्स लग सकता है। एक व्यष्टि, और व्यष्टि को इंग्लिश में यहाँ कहते हैं एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या व्यष्टि, इसमें पागल, अवयस्क, स्त्री एवं पुरुष सभी को शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पर है एक हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी एक व्यक्ति है, HUF। हिंदू अविभाजित परिवार यानी ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार जिसका अभी विघटन नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट कंपनी, देन फर्म, और इसमें सीमित दायित्व वाली फर्म भी शामिल है। फिफ्थ नंबर पर व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स अथवा व्यष्टियों का समूह, चाहे वह समामेलित हो अथवा नहीं, जैसे सहकारी समिति हो सकती है, क्लब हो सकता है, ये सब व्यक्ति की परिभाषा में है। एक स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता में शामिल करते हैं नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद आदि को शामिल करते हैं स्थानीय सत्ता में, ये भी एक व्यक्ति हैं। और लास्ट में है प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति। कृत्रिम कानूनी व्यक्ति जो वास्तव में एक जीवित व्यक्ति नहीं है, लेकिन पर्सन में शामिल किया जाता है, व्यक्ति में शामिल किया जाता है, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, तो ये भी एक पर्सन है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो ए पर्सन। तो इस तरह से अपने को पर्सन को या व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयकर जो लगता है वो व्यक्तियों पर लगता है। तो व्यक्ति इन्होंने अपने को 6-7 प्रकार के बता दिए। व्यक्ति में ये सारे अपने आप में एक व्यक्ति हैं। अब उसके बाद में कर जब लगता है और जिस पर कर लगता है उसको कहते हैं करदाता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं असेसी, ASSEEE। असेसी मानी होता है करदाता, जो कर देने वाला है। तो अपने को उसको समझना पड़ेगा कि करदाता कौन है। इनकम टैक्स में करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति पर कोई राशि बकाया हो, वो कर के रूप में हो सकती है या अन्य किसी रूप में हो सकती है, आर्थिक दंड के रूप में हो सकती है, और उसके ऊपर ब्याज भी शामिल हो सकता है। तो ऐसी राशियां चुकाने वाला है वो कहलाता है करदाता। उसके बाद में आता है कि करदाता कर का भुगतान करता है कर निर्धारण वर्ष में। तो अपने को समझना पड़ेगा कि कर निर्धारण वर्ष कौन सा है या कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं। कर निर्धारण वर्ष से आशय उस 12 महीने की अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है और आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। यानी ये कह रहे हैं कर निर्धारण वर्ष से आशय उस 12 महीने की अवधि से है जो हर वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है। ये कहलाता है कर निर्धारण वर्ष। इसे वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। वर्तमान समय में अभी जो कर निर्धारण वर्ष चल रहा है वो है 21-22। अभी
1 अप्रैल से 21 शुरू हो गया 2021, जो 31 मार्च 22 को ख़त्म होगा। तो ये है कर निर्धारण वर्ष, और कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है गत वर्ष की आय पर। तो इस कर निर्धारण वर्ष में जो कर निर्धारण वर्ष शुरू हुआ अपना 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च से 22 तक, ये कर निर्धारण वर्ष, इस कर निर्धारण वर्ष में इससे जस्ट पहले वाला वर्ष यानी 20-21 वाला जो गत वर्ष था उसके ऊपर कर लगता है। गत वर्ष को समझेंगे अब। कर लगता है कर निर्धारण वर्ष में और वो गत वर्ष की आय पर लगता है। तो फिर गत वर्ष किसे कहें? करदाता प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में उससे संबंधित गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है। कर निर्धारण वर्ष में वो कर चुकाता है, लेकिन आय होती है गत वर्ष की। अतः गत वर्ष की परिभाषा का अध्ययन अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम के अनुसार गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से है, यानी जो कर निर्धारण वर्ष है उससे तुरंत पहले वाला जो वित्तीय वर्ष है वो कहलाता है गत वर्ष। चूँकि कर निर्धारण वर्ष प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, अतः गत वर्ष से आशय उस 12 महीने की अवधि से है जो कर निर्धारण वर्ष से आरंभ होने के तुरंत पहले 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो ये हुआ गत वर्ष। करदाता जिस गत वर्ष में आय कमाता है वो गत वर्ष है और उसके ऊपर कर लगेगा अगले कर निर्धारण वर्ष में। मैंने आपको बताया कि अभी अभी जो वर्ष वित्तीय वर्ष चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो 1 अप्रैल से शुरू हो गया। हमेशा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये वित्तीय वर्ष है और ये गत वर्ष भी है, क्योंकि इसमें आय करदाता कमाता है। तो इसके ऊपर कर इससे अगले वर्ष में लगेगा, जिसको अपन कहेंगे कर निर्धारण वर्ष, और वो होगा इसका 21-22। लेकिन आप लोगों के लिए जो इनकम टैक्स आप लोगों को पढ़ाई जाती है, वो जो वर्तमान में जो गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष चल रहा होता है उससे जस्ट 1 साल पहले वाले का आप लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो कर निर्धारण वर्ष है या आप लोगों के लिए जो गत वर्ष है वो गत वर्ष 21-22 नहीं है, आप लोगों के लिए है 20-21। 20-21 आप लोगों के लिए गत वर्ष है और 21-22 कर निर्धारण वर्ष है। तो ये अपने को ठीक से समझ लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। वित्तीय वर्ष इसमें केवल ये समझना है कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है हर वर्ष और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अप्रैल अभी अभी गई है तो वो अप्रैल में स्टार्ट हो गया और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ये कहलाता है वित्तीय वर्ष और ये गत वर्ष भी है। तो इस पूरे वित्तीय वर्ष में या इस गत वर्ष में कोई भी करदाता आय कमाएगा या आय प्राप्त करेगा और इसके ऊपर कर, इससे जस्ट अगला जो वर्ष आएगा, अगला वित्तीय वर्ष आएगा, उसके ऊपर उसमें वो कर देगा और उसे कहेंगे कर निर्धारण वर्ष। लेकिन कई बार परिस्थितियां ये होती हैं कि चालू वर्ष की आय पर, जैसे ये चालू वर्ष है 21-22 वाला, 21-22 चालू वर्ष है या चालू गत वर्ष है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि करदाता को उसी गत वर्ष में कर चुकाना होता है, लेकिन ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता। सामान्य रूप से तो ये होता है कि करदाता गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाता है। तो वो परिस्थितियां अपने को देखनी पड़ेंगी कि वो परिस्थितियां कौन सी हैं जिसमें गत वर्ष की आय पर गत वर्ष में ही कर चुकाए। ये कुछ परिस्थितियां इस तरह की दे रखी हैं। उसमें पहली परिस्थिति हो सकती है अनिवासियों की समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से आय। अनिवासी यानी जो निवासी नहीं है भारत में, अनिवासी को कहते हैं नॉन रेजिडेंट। भारत में जो अनिवासी हैं उनकी समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से अगर कोई आय होती है
और वो हो सकती है भारतीय बंदरगाह से सामान, डाक, पशु या यात्रियों को ले जाने के संबंध में जहाज़ के मालिक को प्राप्त अथवा प्राप्त राशि। ये अनिवासियों की आय है और समुद्री जहाज़ द्वारा व्यापार से आय है, इसके ऊपर उसी गत वर्ष में कर चुकाना पड़ता है। ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं जिसमें गत वर्ष की आय पर गत वर्ष में ही कर चुकाया जाए। और दूसरा पॉइंट है वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत छोड़ रहा है और इस इरादे से छोड़ रहा है कि वो वापस भारत नहीं आएगा, और इस इरादे का अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सरकार को पता लगता है तो उसी गत वर्ष में उसके ऊपर कर लगाया जाएगा। ये दूसरी परिस्थिति हो गई। एक तीसरी परिस्थिति हो सकती है कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। अगर कोई करदाता कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी उसी गत वर्ष में कर का निर्धारण कर सकता है। और फिर उसके बाद में एक परिस्थिति लास्ट में आ सकती है व्यापार बंद करने पर। किसी व्यापार या पैसे को बंद हो करने पर उसी वर्ष में उसके ऊपर कर लगाया जा सकता है, उसी गत वर्ष में कर लगाया जा सकता है। तो ये ऐसी कुछ परिस्थितियों की चर्चा करी मैंने आपके साथ में कि जिसमें गत वर्ष की आय पर गत वर्ष में ही कर लगाया जा सकता है, जबकि सामान्य रूप से होता ये है कि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। और उसके बाद में अगले व्याख्यान में जब आप लोगों को मैं बताऊंगा उसमें अपन लेंगे कृषि आय। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है और तब तक आप लोग, मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरे साथ साथ इसका अध्ययन करते रहें। जो पहला चैप्टर है इसका पूरे से आप लोग एक बार रीडिंग लगा लें ताकि आपको समझने में, याद करने में किसी तरह की दिक्कत न आए। थैंक यू।